नमस्कार। आकाशवाणी की राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज माइंडकर और मैं राजश्री त्रिवेदी। 14 जुलाई को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रारंभ चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक यात्रा विश्व विज्ञान प्रौद्योगिकी कालक्रमणिका में स्वर्णाक्षरों में अंकित एक अनूठा अध्याय है। 23 अगस्त की शाम तक पूरी दुनिया की उत्सुक नजरें आसमां को निहारती रहेंगी। हाँ, इस बार कविता कहानियों के दायरे से कहीं परे। और ये नतीजा है इसरो के सैकड़ों साइंटिस्ट्स, टेक्नोलॉजिस्ट्स, टेक्नीशियंस और अन्य कर्मियों की वर्षों की मेहनत और लगन, उनके समर्पण का। और उनके नामों की सूची पर सरसरी निगाह डाली जाए तो एहसास होता है कि इसमें देश के लगभग सभी अंचलों की प्रतिभाओं का समावेश है। यानी एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक और उत्कृष्ट उदाहरण। विशेषज्ञों में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी को भी सहर्ष रेखांकित किया जाना चाहिए। और हाँ, चंद्रयान 3 की पूरी संरचना और प्रक्षेपण में भारतीय उद्योग जगत का भी अनमोल योगदान है। कई क्रिटिकल कंपोनेंट्स के डिजाइन और उत्पादन को देश के विभिन्न स्थानों के यूनिट्स ने ही साकार किया है। आत्मनिर्भर भारत के लिहाज से भी ये एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका फायदा स्पेस के अलावा अन्य सेक्टर्स को भी हो सकता है। चंद्रयान 3 से जुड़े हर एक व्यक्ति को पत्रिका का तहे दिल से अभिनंदन। फिर एक बार कांग्रेचुलेशंस इंडिया। ऐसे ही आकाश अंतरिक्ष में नए नए सकारात्मक उच्चांक स्थापित होते रहे, ये ही है हमारी शुभकामना। इधर धरती पर भी पिछले दिनों काफी हलचल रही, खासतौर पर पर्यावरण की दृष्टि से। वन महोत्सव और आगामी वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे और इंटरनेशनल टाइगर डे हमें पर्यावरण के प्रति संतुलित दृष्टिकोण अपनाने को प्रेरित करते हैं। एक अन्य बिंदु पर ऐसे ही कुछ सरोकारों पर विचार मंथन हुआ। विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन 2023 में इस मंच पर विश्व के कई देशों में इस दिशा में चल रहे अनुसंधान प्रयासों को लेकर विचार साझा किए गए। हमारा देश भी ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में प्रगति पथ पर है। इसी बात पर पत्रिका को एक मूलभूत उत्सुकता हुई अदृश्य हाइड्रोजन गैस के वर्तमान इंद्रधनुषी विश्व को लेकर। रुख करते हैं राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला का। मैं डॉक्टर संजय धकाते, चीफ साइंटिस्ट, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, न्यू दिल्ली। देखिए, जो ग्रीन हाइड्रोजन है, पहली बात तो ये देखिए कि हाइड्रोजन एक केमिकल एलिमेंट है और ये हमारे अर्थ में 75% है। लेकिन बात ये है कि जो हाइड्रोजन है, हम ये अलग नहीं पाते, ये कॉम्बिनेशन में होता है। जैसा वाटर, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, केमिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोजन प्लस कार्बन, ऑक्सीजन। पहले जो लोग काम कर रहे थे, 10-20 साल पहले से जो हाइड्रोजन पे काम कर रहे हैं, उसको बोलते थे ग्रे हाइड्रोजन। तो वो जो ग्रे हाइड्रोजन क्या होता है, उसको जो नेचुरल गैसेस होते हैं उसका रिफॉर्मिंग किया जाता है। रिफॉर्मिंग में क्या होता है, हीट होती है और स्टीम के द्वारा नेचुरल गैसेस को स्प्लिट किया जाता है, वहां से हाइड्रोजन हम जनरेट करते हैं। तो नेचुरल गैसेस में क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन भी आ गया, हाइड्रोजन भी आ गया, कार्बन भी आ गया। जब उसको स्टीम से हम रिफॉर्म करेंगे तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होता है एटमॉस्फेयर में। लेकिन जो ब्लू हाइड्रोजन है, उसमें क्या करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होता है उसको हम कैप्चर करते हैं। वो कैप्चर करके हम दूसरे केमिकल्स बनाते हैं, तो वो एटमॉस्फेयर में नहीं जाएगा। देन ग्रीन हाइड्रोजन जो हम रिन्यूएबल एनर्जी यूज करके जो हाइड्रोजन बनाएंगे, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन नहीं होगा एनवायरमेंट, तो इसको ग्रीन हाइड्रोजन। फिर आता है येलो हाइड्रोजन। येलो हाइड्रोजन मीन्स ये होता है कि ये भी वाटर स्प्लिटिंग ही होती है इसमें, बट इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज करते हैं वो जनरली जनरेट होती है सोलर से। सोलर से मीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करें वही इलेक्ट्रिसिटी हम सप्लाई करेंगे वाटर में इलेक्ट्रोड को, उससे हम हाइड्रोजन जनरेट करेंगे, तो उसको बोलते हैं येलो हाइड्रोजन। देन पिंक हाइड्रोजन होता है, ये भी वाटर स्प्लिटिंग ही होती है,
बट उसमें जो हम एनर्जी यूज करते, इलेक्ट्रिसिटी जो यूज करते, वो जो न्यूक्लियर रिएक्टर से हम एनर्जी जनरेट करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है, जब एनर्जी हमें मिले वहां भी पोल्यूशन नहीं होता है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं कि जो न्यूक्लियर एनर्जी यूज करके हम जो हाइड्रोजन जनरेट करेंगे वाटर स्प्लिटिंग से, तो उसको बोलते हैं पिंक हाइड्रोजन। आम आदमी के लिए इसका मतलब ग्रीन हाइड्रोजन सबसे प्रैक्टिकल, और टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ती जाएगी वाहन चलाने में या इस तरह सभी जगह जैसे वाहन चलाने में अभी क्या हो रहा है कि अभी तक तो हम गैसोलीन यूज कर रहे हैं, पेट्रोल यूज कर रहे हैं, पोल्यूशन हो रहा है। लेकिन आगे कुछ सालों बाद ऑलरेडी मिस विदेशों में चालू है कि भाई हम जो कार है ऑटोमोबाइल, वो उसमें फ्यूल सेल लगा रहे हैं, हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल में हम हाइड्रोजन ईंधन यूज कर रहे हैं। और क्या होता है, फ्यूल जब हाइड्रोजन हम यूज करते हैं गाड़ी चलाने के लिए, तो हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है, तो हाइड्रोजन जब रिएक्ट करता है उसमें, तो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन प्लस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है वो तो हमें इलेक्ट्रिसिटी देता है, जो पॉजिटिव आयन है वो एनवायरमेंट के ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है दूसरे साइड में, उससे हमें वाटर मॉलिक्यूल मिलता है। तो वो फ्यूल सेल आगे जाके मीन्स अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी इनिशिएटिव है कि हाउ हम लोग जो हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में है, जो 4 व्हीलर है, ट्रक्स है, इवन ट्रेन्स है, उसमें हम हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल सेल यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन कम करेंगे, पोल्यूशन कैसा कम करेंगे। डॉक्टर संजय धकाते, आपने इतनी रोचक जानकारी हमारे श्रोताओं को दी। समय निकाला आकाशवाणी के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इसी माह डॉक्टर्स डे हमें देश भर के डॉक्टरों के अथक सेवा भाव और उपचार के क्षेत्र में चल रहे नवीनतम अनुसंधान का बोध कराता है। चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हर व्यक्ति का ससम्मान अभिवादन। सुनते रहिए राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती। शहडोल, मंडला, जबलपुर, मध्य प्रदेश के इन स्थानों का उल्लेख होते ही वनों और अभयारण्यों का बोध हो सकता है। वो तो स्वाभाविक है, लेकिन इस क्षेत्र के साथ स्वास्थ्य का भी एक अलग ही सामाजिक पहलू जुड़ा हुआ है, जिसका कम जिक्र होता है। हम में से कितने लोग जानते हैं सिकल सेल एनीमिया के बारे में? साथियों, आज शहडोल की इस धरती पर देश बहुत बड़ा संकल्प ले रहा है। ये संकल्प हमारे देश के आदिवासी भाई बहनों के जीवन को सुरक्षित बनाने का संकल्प है। ये संकल्प है सिकल सेल एनीमिया की बीमारी से मुक्ति का। ये संकल्प है हर साल सिकल सेल एनीमिया की गिरफ्त में आने वाले 2.5 लाख बच्चे और उनके ऐसे अवसर कभी कभार ही आते हैं जब किसी लोकतांत्रिक गणराज्य का प्रधानमंत्री एक आनुवांशिक बीमारी से विशेष रूप से ग्रस्त अपने देश के जनजातीय समाज के कल्याण के लिए इस बीमारी के उन्मूलन की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता की सार्वजनिक रूप से घोषणा करे। किंतु ऐसा हुआ मध्य प्रदेश के जनजातीय बाहुल्य शहडोल जिले में, जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसी माह की 1 तारीख को राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान 2047 की घोषणा की। सिकल सेल एनीमिया नाम की ये आनुवांशिक बीमारी पूरी दुनिया में पाई जाती है, पर भारत में इसका प्रकोप कुछ ज्यादा ही है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के जबलपुर स्थित राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान में आदिवासी समुदाय के स्वास्थ्य से जुड़ी जिन समस्याओं पर पिछले लगभग 4 दशकों से अध्ययन और अनुसंधान कार्य हो रहा है, उनमें सिकल सेल एनीमिया एक मुख्य विषय है। इस संबंध में जानकारी देते हुए ये हैं अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर अपरूप दास। हमारा जो ICMR का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन ट्राइबल हेल्थ जबलपुर में एस्टेब्लिश्ड है। ये 1984 में एस्टेब्लिश हुआ था और यहाँ एक्चुअली मध्य प्रदेश के पहला सिकल सेल पेशेंट को हम ही नहीं आइडेंटिफाई किया था 1984 में। उसके बाद तब से
39 साल हो गया हम उसी में ही रिसर्च भी कर रहे हैं और उसमें आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि सिकल सेल जो पेशेंट है उनका जो डायग्नोसिस होता है वो भी देते हैं। और हमारे जो NSCB मेडिकल कॉलेज है पास में, वहाँ पे हम लोगों ने एक क्लिनिक भी सेटअप किया है। पिछले 20 साल से कम 1300 पेशेंट रेगुलरली हम लोगों के टच में आते हैं और उनको हम डायग्नोसिस करते हैं अलग अलग चीज़ों में। उनके जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाने के लिए उनको मेडिसिन्स देते हैं। और अभी 4-5 साल हो गया है जो उसके जो दवाई है हाइड्रोक्सी यूरिया, उसको हम रेगुलरली जो आते हैं पेशेंट उनको देते हैं। उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बढ़ी है। और ये इंस्टीट्यूट मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट के साथ MOU किया हुआ है सिकल सेल डिजीज़ में सर्च करने के लिए। और जो हमारे जितने भी मॉड्यूल्स प्रधानमंत्री जी ने उन्मोचन किया है, उस सारे मॉड्यूल में हमारे साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूट किया है। और हम वचनबद्ध हैं कि सिकल सेल डिजीज़ जो कि एक ट्राइबल डिजीज़ है, ट्राइबल पॉपुलेशन में ही ज़्यादातर मिलता है, उस पर हम काम करते रहेंगे अनवरत, खाली मध्य प्रदेश में नहीं लेकिन नेशन वाइड में जहाँ जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम उसी में ही काम करते रहेंगे। सिकल सेल एनीमिया आखिर है क्या? इस संबंध में हमने ICMR के जबलपुर स्थित राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों से जानकारी प्राप्त की। ये हैं वैज्ञानिक डॉक्टर रविंद्र कुमार। सिकल सेल का आनुवांशिक बीमारी है जो कि माता पिता से बच्चों में आती है। यदि माता और पिता दोनों सिकल सेल के वाहक हैं तो हर बच्चे में 25% संभावना रहती है कि सिकल सेल डिजीज़ होगा। 25% का चांसेस ये है कि ये हर बच्चा, यानी कि ये एक बच्चे में अगर डिजीज़ है तो अगली बच्चे में भी 25% आने के चांसेस हैं। रही बात सिकल सेल डिजीज़ के सिम्टम्स के, तो सबसे पहला सिम्टम्स इसका पैरों में दर्द, जितने भी जॉइंट्स हैं वहाँ पे अत्यधिक दर्द होता है, असहनीय होता है। बच्चे को बार बार दर्द के कारण अस्पताल में भर्ती कराना पड़ जाता है। कई बार देखा गया है सिकल सेल एनीमिया में खून की कमी भी हो जाती है, जिसके कारण सिकल सेल के रोगी को बार बार खून चढ़ाने की भी आवश्यकता पड़ती है। बहुत बार इसका इलाज उपलब्ध नहीं है। सिकल सेल के रोगी को मेनली जो परमानेंट इलाज अभी उपलब्ध नहीं है और केवल दवाइयों के सहारे ही अभी कोशिश की जा रही है कि ये उसकी जो डिजीज़ की जो सिम्टम्स हैं उसको हम कम कर सकें। सिकल सेल रोगी को हाइड्रोक्सी यूरिया लगातार देने से प्रायः देखा गया है काफ़ी आराम मिलता है, उसको खून चढ़ाने की आवश्यकता कम हो जाती है, उसको बार बार जो दर्द की तकलीफ़ है वो कम हो जाती है। सिकल सेल की जांच एक सिंपल ब्लड टेस्ट, सॉल्युबिलिटी टेस्ट के नाम से हो जाती है, जिसमें हमें पता चल जाता है कि सिकल सेल है या नहीं है। पर कंफर्म करने के लिए सिकल सेल रोगी है या सिकल सेल वाहक है, हम HPLC और हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम का टेस्ट करते हैं, जो कि एक सेंसिटिव टेस्ट है। तो कुछ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में ये सुविधा उपलब्ध है। इस अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर S राजा सुब्रमण्यम ने इस बीमारी के वैश्विक स्वरूप, भारत और विदेशों में होने वाले उपचार, अनुसंधान के बारे में बताया। सिकल सेल बीमारी हिंदुस्तान में पहली बार 1952 में नीलगिरी ट्राइब्स में तमिलनाडु में पाया गया था और उसी साल असम में टी गार्डन वर्कर्स में डनलप एंड मजूमदार ने भी ये बीमारी ट्राइबल्स में देखा। तो इसके वजह से इसको ट्राइबल डिजीज भी मानते हैं। एंड सामान्य वर्ग के लोगों में भी 10 से कम % लोगों के वाहक पाए जाते हैं। पहले के दौर में सिर्फ फोलिक एसिड और विटामिन B कॉम्प्लेक्स या वैक्सीन्स मुफ्त दिया जाता था। जब से भारत सरकार ने हाइड्रोक्सी यूरिया को मान्यता दी है, ये सरकारी अस्पतालों में सिकल पीड़ितों को मुफ्त दिया जाता है। जो भी हाइड्रोक्सी यूरिया पहले हम अभी सरकारी अस्पतालों में देते हैं, उसकी डोसेज बाहर के देशों के मुताबिक, उनके कोहार्ट्स के मुताबिक दिया जा रहा है। हमारे पेशेंट्स को कितना डोसेज देना है, इसके लिए अभी ICMR एक क्लिनिकल ट्रायल चला रहा है, जिसके तहत हमें मालूम होगा कि इंडियन पेशेंट्स को कितना हाइड्रोक्सी यूरिया की ज़रूरत होगी और हो सकता है आने वाले दोनों में वो डोसेज भी उसमें तब्दीलियां लाई जाएंगी। अभी वोक्सलेटर और L-ग्लूटामाइन नए दवाइयां हैं जो बाकी देशों में सीमित तौर पे जारी है, जिस पे अभी वो आम तौर लोगों को मिलता नहीं है। और हिंदुस्तान में भी कोशिश की जा रही है कि ये अगर दवाई फायदेमंद है तो इन्हें लोगों को दिया जाए। डॉक्टर रविंद्र कुमार और डॉक्टर S राजा सुब्रमण्यम दोनों ही का मत था कि गर्भस्थ शिशु में सिकल सेल एनीमिया की जांच कर इस बीमारी से पीड़ितों की संख्या को
कम किया जा सकता है। डॉक्टर राजा सुब्रमण्यम। लाइलाज बीमारी है और हमें ज़रूरी है कि हम अपने अंदर अगर वाहक हैं, गर्भ अवस्था में ही बच्चा पीड़ित है या नहीं ये जांच हो सकता है। अभी कुछ चुने हुए शहरों में ही ये प्रीनेटल सुविधा उपलब्ध है और सरकार की यही कोशिश है कि प्रीनेटल डायग्नोसिस हर जिले में चालू हो और उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में हम पीड़ित बच्चा पैदा होने में रोकथाम कर सकते हैं, जिसके वजह से हम अगली पीढ़ी में पीड़ित बच्चे की दर में कमी लाएंगे। कभी कभी सिकल सेल एनीमिया की तुलना ब्लड कैंसर से भी की जाती है। क्या ब्लड कैंसर और सिकल सेल एनीमिया एक ही बीमारी है? नहीं, सिकल सेल एनीमिया और ब्लड कैंसर दोनों ही अलग अलग प्रकार की बीमारियां हैं। डॉक्टर श्याम जी रावत, कैंसर रोग विशेषज्ञ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज, जबलपुर। सिकल सेल एनीमिया एक वंशानुगत हीमोग्लोबिन की विकृति से होती है, जिसमें हीमोग्लोबिन विकृत हो जाता है और उससे ब्लड ट्रांसपोर्टेशन जो हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है वो खराब हो जाता है और शरीर के कई हिस्से में ब्लड ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाता है। सिकल सेल एनीमिया बच्चों में होता है और बच्चों से उसके लक्षण चालू हो जाते हैं, जबकि ब्लड कैंसर किसी भी अवस्था में हो सकता है, किसी भी उम्र में हो सकता है और ब्लड कैंसर ब्लड में उपस्थित कई प्रकार के सेलों में किसी भी कोशिकाओं में हो सकता है। कभी कभी कुछ लक्षण सिकल सेल एनीमिया और ब्लड कैंसर के सामान्यतः मिलते हैं। पूरे देश के जनजातीय समुदाय का 14% मध्य प्रदेश में निवास करता है। इस प्रदेश के कई जिले जनजातीय बाहुल्य जिले हैं। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता राज्य का दक्षिण पूर्वी जिला बालाघाट भी एक ऐसा ही जिला है। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन के संबंध में जानकारी देते हुए ये हैं जिलाध्यक्ष बालाघाट डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा। जो सिकल सेल एनीमिया इरेडिकेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आह्वान है। इसको लेकर बालाघाट जिले में हम लोगों ने प्रारंभिक स्क्रीनिंग, विशेष करके जो हमारे ट्राइबल ब्लॉक्स हैं, बैहर, बिरसा, परसवाड़ा, वहाँ लगभग 50,000 लोगों की स्क्रीनिंग कराई, जो प्राइमरी रूप से हमको लग रहा था कि सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित हो सकते हैं। उनमें से 1600 लोगों को लगभग हम लोगों ने फाइनल टेस्टिंग के लिए आइडेंटिफाई किया है। हमारा प्रयास आगे ये होगा कि इनको जो हम दवाइयाँ देते हैं इनका ट्रीटमेंट प्रॉपर हो, आयरन, फोलिक एसिड और इनको हाइड्रोक्सी यूरिया के जो डोजेज मिलने हैं वो प्रॉपरली मिले। साथ ही साथ सोशल फ्रंट पे इनका सर्टिफिकेशन हो जाए, इनका आई कार्ड बन जाए, इनका पेंशन स्वीकृत हो जाए, इसको लेकर के भी हम लोग विशेष ड्राइव चला रहे हैं। बालाघाट जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे। हमारे जिले में बैहर, बिरसा और परसवाड़ा ये आदिवासी ब्लॉक हैं। इन ब्लॉक्स में हमने सॉल्युबिलिटी टेस्ट हुआ है वो किया था। ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, ये हमने किया और आज हालत ये है कि हमने लगभग 500 पॉजिटिव केस पाए हैं जो कि डबल एस के हैं और लगभग 1000 के लगभग हमारे पास में एएस के केसेस हैं। वंश संजीवनी, तकनीकी सहयोग अविनाश मोहंती, प्रस्तुति सहयोग प्रशांत परमार, आलेख, स्वर और प्रस्तुति दिनेश नामदेव, आकाशवाणी जबलपुर। इसी माह हमारे देश के अनमोल रत्न, वैज्ञानिक, चिंतक और शिक्षाविद हरदिल अजीज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि है। उन्हें याद करते हुए उन्हीं के सहकर्मी और सहलेखक प्रोफेसर अरुण तिवारी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मैं आधुनिक युग के ऋषि के रूप में देखता हूँ। देखिए, मुझे 1982 से 2015 में जब तक महाप्रयाण उनका हुआ तो 33 वर्ष तक मुझे उनकी छाया में रहने का धन्य भाग मिला। तो जब मैं उनको तमिल भाषा में बात करते हुए देखता सुनता था तो मुझे लगता था कि मैं अगस्त ऋषि के सामने खड़ा हूँ। फिर जब वो हमारे जो मिसाइल हैं उनको हमें बताते थे कैसे बनाना है, क्या बनाना है, तो विश्वामित्र ऋषि की तरह लगते थे। और बाद में जब आध्यात्म का रूप प्रचुर हुआ, मैंने उनके साथ किताबें लिखी, उनके साथ यात्राएं की, उनको बड़े बड़े लोगों के साथ बात करते हुए, तत्व ज्ञान की बात करते हुए सुना, देखा,
तो मुझे वो कपिल ऋषि की तरह लगे। तो एक ऐसा लगता था कि जीवंत एक ऋषि जो हैं वो आदिकाल से निकल के हमारे सामने मानव स्वरूप में खड़े हैं। जो तकनीक होती है, प्रौद्योगिकी होती है, वो कपड़े की तरह है। आप उसकी कमीज सिलवा लीजिए, आप उसका कुर्ता सिलवा लीजिए, तो खाली किसी भी तकनीक को ये मिसाइल की तकनीक है या ये हवाई जहाज की तकनीक है या ऐसा समझ के ये सोच मुझे कलाम साहब के माध्यम से इसको विकसित करने का मौका मिला, विस्तारित करने का मौका मिला, और तकनीक का कल्याण के लिए किस तरह से यूज़ हो सकता है। जिस तकनीक को हम मिसाइल बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं, कैसे उसको चिकित्सा विज्ञान में इस्तेमाल किया जा सकता है, कैसे उसको और समाज के कल्याणकारी चीज़ों के बारे में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वो जो अंतर्दृष्टि डॉक्टर कलाम के माध्यम से मुझे मिली, वो एक बहुत बड़ा मेरे जीवन में उससे बदलाव आया। और सही कहें तो डॉक्टर कलाम की कमी बहुत खलती है। प्रकृति के स्वास्थ्य की भी तो बात होनी चाहिए ना। वो तो सबसे पहले, क्योंकि प्रकृति पर्यावरण स्वस्थ है तभी तक हमारा खुशहाल अस्तित्व है। इसमें हमारे वनों और वन्य जीवों की भी अहम भूमिका है, और जागरूकता की दृष्टि से हमारे ज़ूलॉजिकल पार्क्स की भी सूक्ष्म रूप में ही सही। मन में कुछ सवाल लिए आइए मिल आते हैं नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क हैदराबाद के क्यूरेटर प्रशांत बी पाटिल से। इसी साल हमें 50 साल पूरे हुए हैं प्रोजेक्ट टाइगर को, और ये काफ़ी अच्छी बात है। 1 अप्रैल 1973 को ये प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। उस टाइम हमारा जो टाइगर का कुल पॉपुलेशन था इंडिया में वो 270 के नियर अबाउट था। जब ये शतक चालू हुआ था 1901 में, ये 40,000 था। तो इतना काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, और 270 का पॉपुलेशन तो अगले 2-4 सालों में ही खत्म हो जाने के कगार पे। उसको मद्देनजर रखते हुए ये प्रोजेक्ट टाइगर चालू किया गया, जिसको आज 50 साल हो गए हैं। और ये काफ़ी अच्छी बात है कि आज हमारे यहाँ पे 3,000 से ज़्यादा टाइगर्स अभी उपलब्ध है। तो जब ये प्रोजेक्ट टाइगर चालू हुआ था, उस टाइम हमारे जो जंगल थे वो ऐसे संरक्षित नहीं थे। तो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसा कुछ नहीं था। तो जो जंगल थे वो लकड़ी काटने को और उससे टिम्बर मिलने के लिए ही ज्यादातर यूज होते थे। जब ये प्रोजेक्ट टाइगर चालू हुआ, उसके बाद कई दिनों के बाद फिर सेंचुरियाज, नेशनल पार्क ये कंसेप्ट आया, जहाँ पे उनको एक संरक्षण दिया जाए, जहाँ पे आदमी नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे कटाई ना हो, वहाँ के पोचर्स जो होते हैं, जो शिकारी लोग होते हैं, उन पे नियंत्रण करने के लिए अलग से टीम बनाया गया। इन सब के चलते हमारे यहाँ पे ये अभी काफ़ी ऐतिहासिक घटना हुई है कि हमें आज़ादी के 75 ईयर्स हो गए हैं। हमारे पास 75% बाघों की आबादी पूरा दुनिया के मुकाबले भारत में ही पाई जाती है। और हमारा जो कार्य जहाँ पे टाइगर रिजर्व है वो 75,000 इतना हमारे वर्ग किलोमीटर में वाघ्य अभयारण्य फैले हुए हैं। और हमारा जो टाइगर का पॉपुलेशन है कई 10 से 12 साल में 75% बढ़ा हुआ है। सो ये काफ़ी अच्छी बात है कि प्रोजेक्ट टाइगर अभी काफ़ी अच्छे इस पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वजह से, डिपार्टमेंट्स अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ की वजह से उन्होंने जितना उस पर इनपुट दिया है, उनका एरिया बढ़ाया गया है। उनका जो मेन हर्बिवोरस होते हैं, जो डियर्स वगैरह होते हैं, उनकी भी पॉपुलेशन बढ़ाई गई है। और इसके चलते फिर टाइगर हुआ है, टाइगर कॉरिडोर बनाए गए हैं। और एक NTCA करके होता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, वो प्रोजेक्ट टाइगर को देखता है। और उनका गाइडेंस के अंडर काफ़ी स्टेट्स ने इस प्रोजेक्ट टाइगर में, काफ़ी टाइगर रिजर्व में इसको अच्छे से संरक्षण दिया। और इसका ही नतीजा है कि टाइगर इतने काफ़ी संख्या में बढ़े। नॉर्मली फॉरेस्ट एरिया होता है वहाँ पे ओपन होता है और वहाँ पे उनको एक बड़ा क्षेत्र मिलता है। बट जू का काम ये है कि जो एनिमल का बहुत ही पॉपुलेशन कम हो गया है, इन सिटू कंजर्वेशन एक है, जहाँ पे जानवर है वहाँ पे उसको बचाना है। बट अगर उसका पॉपुलेशन ही इतना कम हो गया है कि वहाँ पे उसका रिप्रोडक्शन ब्रीडिंग नहीं हो पाएगा, तो उनको हम जू लाते हैं। वहाँ पे जू में उसको इनब्रीडिंग किया जाता है और फिर उसको
वापस जंगल में छोड़ा जाता है। तो हमारे पास एक छोटा सा डियर मिलता है, माउस डियर उसको बोलते हैं तेलंगाना में। तो माउस डियर हमने जंगलों में काफ़ी कम हो गया था, तो इसको यहाँ पे लाए, उसका आबादी बढ़ाया गया, फिर उसको रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम करके वापस अमराबाद के फॉरेस्ट में, कावल के फॉरेस्ट में छोड़ा गया और फिर वहाँ पे वो नेचुरली आ गया। तो ये एक बेसिकली फ़र्क होता है कि जू में जो होता है एक वैद्यकीय टीम, एक रिसर्चर्स, बायोलॉजिस्ट, इनके निगरानी में उनका ब्रीडिंग होता है और उसको फिर वापस कहा जाता है। और जू का बेसिक काम ये है कि एजुकेशन देना। जैसे आप जू में आओगे तो आपको राइनो के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा। अब राइनो यहाँ पे नहीं पाया जाता है, बट एक पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, पूरा इंडिया की तरफ से, हाँ, उनको ये भी पता होना चाहिए कि हिप्पो कैसा होता है या डियर कैसे होते हैं। जिसको नज़दीक से देखना है वो नज़दीक से थोड़ा देख सकता है। बट इस सब के चलते क्या होता है ना, थोड़ा एनिमल्स को भी ईजा हो सकती है, कुछ तकलीफ हो सकती है, इसीलिए थोड़ा प्रोटोकॉल होते हैं कि जू में आके आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। और वाइल्ड लाइफ एक्ट जो है 1972 का, ये दोनों के लिए इक्वल एक ही है, जो कैप्टिव में भी है और जो जंगल में भी है, दोनों को सेम है। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क हैदराबाद के क्यूरेटर प्रशांत बी पाटिल को आपने सुना। स्वरांश सौजन्य सीमा कुमारी और वी उदय शंकर, आकाशवाणी हैदराबाद। इसी सप्ताह हमारे विज्ञान गणित जगत को अपूरणीय क्षति पहुंची। प्रख्यात गणितज्ञ और विज्ञान शिक्षाविद डॉक्टर मंगला नार्लिकर ने इहलोक को अलविदा कह दिया। गणित के क्षेत्र में उनका योगदान और विशेष रूप से बच्चों के लिए मैथमेटिक्स सरल करने की दिशा में उनका लेखन हमेशा याद किया जाएगा। विनम्र श्रद्धांजलि। इस वर्ष वर्ल्ड ज़ूनोसिस डे की थीम है वन वर्ल्ड वन हेल्थ और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की वी आर नॉट वेटिंग। विश्व समुदाय के महत्वपूर्ण स्वास्थ्य बिंदुओं को रेखांकित करते हुए ये थीम्स विषय की सामूहिकता और तात्कालिकता की ओर समुचित इशारा करती हैं। माननीय प्रधानमंत्री की हाल ही में संपन्न फ्रांस यात्रा साइंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में संस्थागत भागीदारी की दृष्टि से एक नई गति, नई ऊर्जा प्रदान करेगी। अंतरिक्ष विज्ञान से लेकर समुद्र विज्ञान, एनर्जी कोऑपरेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे मुद्दों पर दोनों देशों का एकत्र होना विज्ञान और समाज दोनों के लिए लाभप्रद ही सिद्ध होगा। समय का ये पड़ाव हमारे विज्ञान जगत की कुछ प्रमुख विभूतियों की जीवन तिथियों के साथ जुड़ा हुआ है। चिकित्सक और शिक्षाविद डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, गणितज्ञ और सांख्यिकीविद डॉक्टर समरेंद्र नाथ रॉय और जीव विज्ञान के मूर्धन्य स्तंभ प्रोफेसर उबैद सिद्दीकी को विज्ञान भारती का नमन। मनोज माइंडकर और राजश्री त्रिवेदी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।